पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। हरिवंश पेशे से इंजीनियर है और अपनी तीनों बेटियों को बहुत पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। गांव के सभी लोग हरिवंश को बेटियों की पढ़ाई के बजाय उनकी शादियों के लिए पैसे जोड़ने की सलाह देते हैं, मगर हरिवंश शेट्टी अपनी मर्जी का मालिक है। वो किसी की नहीं सुनता सिवाय अपने। एक दिन अपने ऑफिस जाते हुए हरिवंश को रास्ते में उर्मिला चाची मिलती है। बेटियों को इतना पढ़ाने से, मगर मैंने सुना है तू उन्हें विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। हाँ चाची, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और सब अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मैं भी अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद शादी की सोचेंगे। मगर बेटा, उनकी शादी। ओफो चाची, अभी वो तीनों बहुत छोटी हैं। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर हरिवंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके ऑफिस पहुंचते ही उसे खबर मिलती है कि गांव में भूकंप आया है और सब बर्बाद हो गया है। हरिवंश, तू हमारी पकड़ में आ ही गया। हरिवंश उस आदमी को देखकर डर जाता है। वो आसपास देखता है, सभी लोग नॉर्मल हैं। ऐसा लगता है जैसे हरिवंश के अलावा किसी और को वो आदमी नजर ही नहीं आ रहा। कौन हो तुम और मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आत्मा कुछ कहती कि तभी हरिवंश की सबसे छोटी बेटी उससे कहती है, पापा, हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सबका नंबर आ रहा है, मगर हमारा बोट में नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं ना इंजीनियर। जब अपनों के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हमें कहीं चैन नहीं मिलता। सही कहा ना मैंने। मगर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? तभी हरिवंश की नजर नदी के बीचों बीच चल रही नाव पर पड़ती है, जहाँ से बहुत चीखों की आवाजें आ रही हैं। नाव नदी के बीच हिचकोले खाने लगती है। तभी हरिवंश की नजर नदी में कुछ आत्माओं पर पड़ती है, जो चिट्टी से कुछ लोगों को पानी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी नदी में गिरता जाता है, वो आत्माएं एक एक करके उनका गला मरोड़ती, तो कोई आत्मा किसी का खून पीती है। इतना भयानक मंजर देखकर हरिवंश मन में सोचता है, शायद इन आत्माओं को आदमियों से प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सिर्फ आदमियों को मार रही है। अगर मैं मेरे परिवार के साथ गया तो ये मेरे साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए हरिवंश वहाँ से उल्टा गांव की तरफ भागना शुरू करता है और उसके परिवार वाले उसे वापस आने को कहते हैं। अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? गांव में खतरा है, लौट आइए। हाँ पापा, वापस आ जाइए ना प्लीज। वहाँ मत जाइए ना पापा, वापस आ जाइए ना। मगर हरिवंश किसी की नहीं सुनता और गांव के अंदर भाग जाता है। वो जैसे ही गांव में जाता है, वो देखता है वहाँ कोई नहीं है। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हरिवंश अपने उजड़े हुए गांव को चारों तरफ से देखता है। तभी उसे एक आत्मा उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आती है। हरिवंश अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाने के बाद हरिवंश एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहाँ भी उसे सब उजड़ा हुआ दिखता है। तभी 2 छोटे बच्चों की आत्मा हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा भला? मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है इन सबको कोई गलत फहमी हो रही है। हरिवंश ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहाँ आ जाती है और हरिवंश से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे।
भागते वापस नदी के किनारे आ जाता है, मगर इस बार वो देखता है कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है एक और चिट्ठी नदी के अंदर जा रही है, जिस पर कुछ आत्माएं हमला करती हैं। हरिवंश को ये पहले समझ में नहीं आता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से दौड़ती हुई आत्माएं हरिवंश के पास आ रही हैं। अब मेरा बच पाना मुश्किल है भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी सामने से आती हुई आत्माएं उस पर जैसे हमला करती हैं। हरिवंश का पांव टकराता है और वो गिरते गिरते बचता है। वो अपनी नजर घुमाता है तो वो देखता है कि नदी पर एक पुल बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पुल कहाँ से आ गया? हरिवंश को लगता है कि शायद इस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ